हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे सेक्शन 54B के बारे में। क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चर लैंड है और आप उसको सेल करते हैं, तो उसको सेल करने पर जो आपको प्रॉफिट होता है या कैपिटल गेन होता है, उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप चाहते हैं कि वो जो आपको कैपिटल गेन हुआ है एग्रीकल्चर लैंड को सेल करने से, उसके ऊपर किसी भी तरीके का आपको टैक्स ना पे करना पड़े, तो उसके लिए जो एग्जम्पशन बताई गई है वो बताई गई है सेक्शन 54B के अंदर। और सेक्शन 54 के अंदर जो भी आपको टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई हैं, अगर आप वो सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है सारा आप मैनेज कर लेते हैं, तो उस केस में आपको जो भी कैपिटल गेन टैक्स आपका बनता था उस प्रॉफिट के ऊपर या कैपिटल गेन के ऊपर, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। सरकार आपसे उस केस में कि एक भी रुपया टैक्स का नहीं लेगी। तो चलिए वो सारी की सारी हम टर्म्स एंड कंडीशन जो है सेक्शन 54 की एक बार देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि ये जो बेनिफिट है किस किस पर्सन को मिलने वाला है। तो चलिए डिटेल में हम इस सेक्शन को एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सेक्शन की तरफ बढ़ने से पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड इसका क्लियर कर देता हूँ कि सेक्शन का बैकग्राउंड क्या है। अगर हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, जो किसान है या फार्मर है उसका आना इसमें कंपलसरी हो जाएगा। तो क्या था कि अगर कोई किसान है, फार्मर है, अगर वो सोचता है कि वो अपनी एक एग्रीकल्चर लैंड है उसके पास एग्जिस्टिंग, उसको वो सेल कर दे, और उसको सेल करके क्या है कि वो एक कोई दूसरी जगह जहाँ उसको लगता है कि बेटर प्रोडक्टिविटी उसको मिल सकती है, उपजाऊ ज़मीन है, और वहाँ पर जाके वो उसको परचेज़ कर ले। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट भी समझती है कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो सेल करेगा एक फार्मर, और जो दूसरी एग्रीकल्चर लैंड वो परचेज़ करेगा, तो उसकी जो इंटेंशन है कहीं ना कहीं ज़मीन के बदले ज़मीन खरीदना है। तो ऐसे में अगर हम जो उसने एग्रीकल्चर लैंड सेल करी थी, अगर उसके ऊपर हम कैपिटल गेन टैक्स लगा देंगे या उससे कैपिटल गेन टैक्स उसके ऊपर ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं वो उसके साथ एक हार्डशिप हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर उसका जो पर्पस है वो ज़मीन के बदले ज़मीन लेना है, यहाँ पर उसका कोई भी प्रॉफिट अर्न करने का पर्पस नहीं है। तो क्या होगा, एक तो उसको ज़मीन बेच के ज़मीन लेनी है, तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए, और गवर्नमेंट क्या है, जो ज़मीन उसने बेची है उसके ऊपर टैक्स भी ले लेगी। तो कहीं ना कहीं उसके साथ ये नाइंसाफ़ी जो है वो गवर्नमेंट मान के चलती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, उसको इस सेक्शन के अंदर जो ज़मीन उसने सेल करी है उसके ऊपर कैपिटल गेन की एग्जम्पशन दे दी कि हम उस कैपिटल गेन के ऊपर आपको किसी भी तरीके का टैक्स आपसे नहीं लेंगे। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके लिए आपको कुछ कंडीशन भी फुलफिल करनी होगी जो इस सेक्शन के अंदर दी हुई है। तो चलिए वो सारी कंडीशन को अब एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये एग्जम्पशन जो है किस पर्सन को मिलने वाली है, मीन्स किस किसान को मिलने वाली है। तो वो जो किसान या फार्मर है वो एक इंडिविजुअल या एचयूएफ होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी अदर पर्सन होगा, कोई कंपनी होगी, एलएलपी होगी, फर्म होगी, या इनके अलावा कोई पर्सन होगा, एसोसिएशन पर्सन होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, किसी को मिलने वाली नहीं है। तो ये जो बेनिफिट है इस एग्जम्पशन का इस सेक्शन के अंदर, वो केवल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल को ही मिलने वाला है। अब कुछ और सेक्शन या नेचर हम समझ लेते हैं। तो सेक्शन मैंने आपको बता ही दिया, जो बेनिफिट मिलेगा इसमें सेक्शन जो वो रहने वाला है वो सेक्शन 54B रहने वाला है। अब हम नेचर ऑफ एसेट देख लेते हैं, आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका नेचर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ आपको बताया गया है कि जो आप एसेट सोल्ड करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, और वो कैपिटल एसेट उसका होना ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या है, सेक्शन 54 के ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाया है, 54EC के ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो सेक्शन 54F के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो इन सारे ही सेक्शन के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और वहाँ हर जगह जो यूज़ की गई है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट यूज़ की गई है। बट यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने जो वर्ड यूज़ किया है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही एसेट यूज़ कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर फार्मर का मामला है, किसान का मामला है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से जो एक किसान है जो अपनी ज़मीन बेच रहा है उसको कहीं से भी नुकसान हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर उसने क्या किया, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरीके की कैपिटल एसेट यहाँ जो है का बेनिफिट इसको दे दिया किसान को। तो और वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए। तो कैपिटल एसेट कौन सी होनी चाहिए, अब कैपिटल एसेट जो सेल करेगा वो एक एग्रीकल्चर लैंड हो सकती है। अब देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्रीकल्चर लैंड में भी यहाँ जो कवर किया गया है वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को कवर किया गया है। क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वो भी दो तरीके की होती है, एक तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होती है, एक आपकी होती है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। तो जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, देखिए मैंने यहाँ पॉइंट में आपको बताया है, जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती है वो तो यहाँ कवर ही नहीं होगी, क्योंकि ये कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में ही नहीं आती है। और मैंने देखिए आपको यहाँ बताया है कि जो एसेट वो सोल्ड कर रहा है वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये जो एग्रीकल्चर लैंड सेल की जा रही है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आना चाहिए। तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में जो आता है वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड आता है। तो जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता, इसलिए उसके ऊपर तो कैपिटल गेन वैसे ही नहीं लगने वाला है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब होता है जो ज़मीनें, खेती वाली ज़मीनें गांव देहात में होती हैं, बट जो आपके शहर के टच में आ जाती हैं या शहरों में आ जाती हैं, जैसे दिल्ली है, पहले गांव होता था,
तो बट दिल्ली जैसे जैसे डेवलप होता गया वो शहर की कैटेगरी में आ गया, और उसके अंदर जो ज़मीनें हैं आज भी किसानों की अगर कुछ हैं या उसके आसपास हैं तो वो सारी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की कैटेगरी में ही आती हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो कवर किया गया है, जो एसेट को कवर किया गया है, वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को किया गया है। और दोनों ही तरीके की एसेट यहाँ ले ली है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो कहने का मतलब ये है, अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने टाइम के बाद इसको सेल कर रहे हैं। मीन्स अगर आपने कोई एसेट सपोज करें 10 मार्च 2020 में ले ली, तो आप उसको कभी भी सेल कर सकते हैं। इवन उसको आप 20 मार्च 2020 में ही सेल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ शॉर्ट टर्म भी वर्ड यूज़ किया गया है। शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि जब कोई एसेट को आप विद इन 24 मंथ सेल कर दें, जब आपने परचेज़ की थी उसके 24 महीने के अंदर ही सेल कर दें। और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जब आप उसको कम से कम 24 महीने होल्ड करें, 24 महीने के बाद उसको सेल करें। तो ये आपको यहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है। टाइम पीरियड तो ये है कि आप कभी भी उसको सेल कर सकते हैं, इवन 10 दिन में भी के बाद भी सेल कर सकते हैं खरीदने के बाद। बट वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए, और कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। तो ये हुआ मेरी नेचर ऑफ एसेट। अब हम अदर कंडीशंस देख लेते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट क्या कहती है। अब गवर्नमेंट जो है आपको यहाँ पर जो आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो है वो सेल की है, उसके लिए कंडीशन गवर्नमेंट ने ये रखी है कि जो एग्रीकल्चर लैंड आपने सेल की है आप उसको यूज़ कर रहे हो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। क्योंकि ये जो बेनिफिट दिया जाता है वो इंडिविजुअल को दिया जाता है और एचयूएफ को दिया जाता है। तो या तो वो इंडिविजुअल खुद उस एग्रीकल्चर लैंड को यूज़ कर रहा हो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, या फिर उसके बिहाफ पे उसके पेरेंट्स यूज़ कर रहे हो। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कर रही हो फॉर 2 ईयर प्रियोर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। तो कहने का मतलब ये है, सपोज करें अगर आप मार्च 2020 में ये एसेट आप सोल्ड कर रहे थे, तो कहने का मतलब है पिछले 2 सालों में, मींस मार्च 2018 से लेके मार्च 2020 तक पिछले 2 सालों में कम से कम आपने ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ की है। इसका रीज़न क्या है दोस्तों? देखिए इसका रीज़न भी यही है, क्योंकि हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं। तो अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं तो अर्बन एग्रीकल्चर तो शहरी एरिया के आसपास पड़ती है, तो वहाँ हो सकता है कुछ डेवलपमेंट चल रही हो, फैक्ट्री लगने वाली हैं, इंडस्ट्रियाँ लगने वाली हैं। तो वहाँ पर हो सकता है जो खेती की ज़मीन थी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, वो किसी किसान ने किसी फैक्ट्री को दे दी हो, या वो किसी आपने कह सकते हो आप किसी और काम के लिए दे दी हो, कमर्शियल पर्पस के लिए, तो वहाँ पर वो इनकम अर्न कर रहा हो। तो इसलिए यहाँ स्पेसिफिकली ये कंडीशन रखी गई है कि ये जो एग्रीकल्चर लैंड सोल्ड की जा रही है वो सेल करने की डेट से एटलीस्ट 2 साल पहले तक एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ हुई हो। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बहुत ज़रूरी बात है। उसके अलावा वो जो फार्मर था उसने एक नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर ली हो फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। जो पुरानी एग्रीकल्चर लैंड उसने सेल करी थी उसके बदले उसने एक नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर ली हो। और ये नई एग्रीकल्चर लैंड जो परचेज करेगा उसका टाइम लिमिट बता दिया है, विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया था कि मार्च अगर 2020 में उसने एग्रीकल्चर लैंड सेल करी थी, तो उसके बदले जो नई एग्रीकल्चर लैंड लेगा 2 साल के अंदर अंदर, मतलब मार्च 2022 तक वो जो है नई एग्रीकल्चर लैंड ले ले। और एग्रीकल्चर लैंड जो लेगी वो विद इन इंडिया ही लेनी पड़ेगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हैं जो आपने ओल्ड एग्रीकल्चर लैंड जो आपके पास थी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड उसको सेल किया है, उसके बाद अब जो आप नई एग्रीकल्चर लैंड लेने वाले हैं तो उसके लिए आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं ये भी आपको बताता चलूँ, यहाँ जो नई एग्रीकल्चर लैंड वो ले सकता है तो यहाँ पर वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड भी ले सकता है प्लस रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी ले सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ जो नई एग्रीकल्चर लैंड वो परचेज करेगा, सेल तो उसने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ही करी होगी, लेकिन जब वो नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदेगा तो वो रूरल एरिया में भी एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता है। तो ये मेरी कंडीशंस की बात हो गई। अब हम देख लेते हैं कि चलो वो इंडिविजुअल भी था जो फार्मर था, उसने वो जो सारी कंडीशंस थी एग्रीकल्चर लैंड की 2 साल के अंदर उसने खरीद भी ली नहीं एग्रीकल्चर लैंड, वो सारी कंडीशन भी उसने फुलफिल कर दी। तो अब बात आती है कि अब उसको एग्जम्पशन मिलेगी कितनी सेक्शन 54B के अंदर, क्या बेनिफिट उसको मिलेगा। अब जो उसको बेनिफिट मिलेगा वो लोअर ऑफ मिलेगा, मीन्स जो उसने नई एग्रीकल्चर लैंड जो उसने परचेज करी है उसकी कॉस्ट प्राइस देख ली जाएगी, या फिर जो उसने ओल्ड एग्रीकल्चर लैंड थी, जो ओल्ड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड उसने सेल की थी, उसके ऊपर उसको कैपिटल गेन कितना हुआ था। सपोज करें उसको यहाँ कैपिटल गेन हुआ था 15 लाख और यहाँ जो कॉस्ट थी नई एग्रीकल्चर लैंड की वो 20 लाख रुपए थी। तो इसमें से जो भी कम होगा तो 15 लाख रुपये का जो कैपिटल गेन उसको हुआ था उसके ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लिया जाएगा, तो उसको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। तो चलिए एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक मिस्टर राम है उनका एग्जांपल ले लिया है। उन्होंने एक एग्रीकल्चर लैंड जो है वो सेल करी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 60 लाख रुपए की, और ये जो एग्रीकल्चर लैंड है उन्होंने वो परचेज़ की थी 16-17 में 30 लाख रुपए की। अब 30 लाख रुपए की उन्होंने परचेज़ की 16-17 में, और उन्होंने क्या की 21-22 में 60 लाख रुपए की बेच दी। तो राम एक इंडिविजुअल भी हैं और एग्रीकल्चर लैंड है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। दूसरा उन्होंने 16-17 में खरीदी 21-22 में, तो टाइम पीरियड तो आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही
लैंड हो सकती हैं, तो वो टाइम पीरियड आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो उसके बदले में उन्होंने क्या किया, एक नई एग्रीकल्चर लैंड जो है 45 लाख रुपए की परचेज कर लिया। अब यहाँ मैंने 2 केस ले लिए हैं परचेज के। फर्स्ट केस में मैं मान के चल रहा हूँ 45 लाख के लिए, और सेकंड केस में मैं मान के चल रहा हूँ उन्होंने 20 लाख रुपए की ले ली है। तो अब उनको 54B के अंदर क्या डिडक्शन मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले पहला केस देख लेते हैं। तो पहले केस में उन्होंने क्या किया, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो उनके पास थी वो उन्होंने सेल कर दी 60 लाख रुपए की। उसके बदले उनके पास जो ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड उन्होंने खरीदी थी 2016-17 में, वो 30 लाख रुपए की खरीदी थी। अब 30 लाख की खरीदी थी, अब उनको यहाँ इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एसेट है, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, वो 2 साल के बाद बेच रहे हैं, तो इंडेक्सेशन मिल जाएगा उनको। तो 2016-17 में 264 था, अब 317 है। तो ये जो कॉस्ट है उनकी ये बढ़ जाएगी लैंड की। तो आज के टाइम के हिसाब से ये 36 लाख रुपए की होनी चाहिए इसकी कॉस्ट। तो 60 लाख में से 36 लाख चले जाएंगे, तो मोटा मोटा उनको अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल गेन हो गया है लॉन्ग टर्म 24 लाख रुपए का। लेकिन दोस्तों देखिए, मैंने आपको यहाँ क्या बताया है कि जो उसको बेनिफिट मिलेगा वो दोनों में से कम मिलेगा। कॉस्ट जो होगी एग्रीकल्चर लैंड की, नई एग्रीकल्चर लैंड की, और जो पुरानी एग्रीकल्चर लैंड सेल करी है उसकी कैपिटल गेन क्या था। तो जो ओल्ड एग्रीकल्चर लैंड उसने सेल करी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, उस पर तो उसको प्रॉफिट हो गया 24 लाख का। अब जो नई एग्रीकल्चर लैंड उसने खरीदी है वो खरीदी है 45 लाख रुपए की। तो अब चलिए सिचुएशन में फिट कर देते हैं। तो पहली सिचुएशन में क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ 24 लाख रुपए का, और जो उसने नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज करी उसकी कॉस्ट क्या है 45 लाख रुपए है। तो इस केस में जो उसको बेनिफिट मिल जाएगा वो किसका एग्जम्पशन मिल जाएगी, वो 24 लाख रुपए की एग्जम्पशन मिल जाएगी। तो ये मेरा पहला केस हो गया। अब चलिए हम सेकंड केस को देख लेते हैं। अब सेकंड केस में सब कुछ सेम रहने वाला है। इसमें क्या चेंज कर दिया है मैंने, यहाँ तक तो सेम रहने वाला है 24 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बट यहाँ मैंने जो उसने नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज करी है, देखिए सेकंड केस में, वो मैंने यहाँ पे 20 लाख रुपए की रखी है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 फिगर निकल के आ गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरा 24 लाख का हुआ, और न्यू एग्रीकल्चर लैंड की जो कॉस्ट थी वो 20 लाख। तो इसमें कम कौन सा है, 20 लाख है, तो इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए ये भी हम सिचुएशन यहाँ फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी उनको जो कैपिटल गेन हुआ वो तो 24 लाख रुपए का हुआ सेकंड केस में, बट जो उन्होंने नया एग्रीकल्चर लैंड खरीदी वो उन्होंने केवल 20 लाख रुपए की खरीदी। तो इस केस में अब जो दोनों में से कम है वो 20 लाख रुपए है। तो इस केस में उनको जो 20 लाख रुपए की जो है एग्जम्पशन मिल जाएगी कैपिटल गेन से। मींस 20 लाख तक उनको किसी भी तरीके का कैपिटल गेन पे करने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल में तो कैपिटल गेन उनको इस केस में कितना हुआ है 24 लाख हुआ है। तो 24 लाख में से 20 लाख रुपए के ऊपर जो है कैपिटल गेन उनको नहीं देना पड़ेगा कैपिटल गेन टैक्स। बाकी जो बचा 4 लाख उसके ऊपर उनको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है दोस्तों। तो चलिए अब आगे हम बढ़ लेते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ मैंने आपको बताया है CGS स्कीम फॉर क्लेमिंग द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54B। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ CGAS क्या होता है। CGS का मतलब होता है कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम। अब देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ, फिर आपको मैं इसका थोड़ा एग्जाम्पल से भी बताऊँगा। तो अब वो जो फार्मर था जो उसने एग्रीकल्चर लैंड सेल की थी, अगर वो अनेबल हो जाता है यूटिलाइज करने में होल या पार्ट ऑफ द कैपिटल गेन फॉर परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड टिल द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ITR, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, जो कैपिटल गेन उसको 24 लाख रुपए का हुआ था, अगर वो अपनी जो अगले साल उसको ITR भरनी है उस डेट तक अगर वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है, मीन्स उसको एग्रीकल्चर लैंड जो परचेज करनी थी वो नहीं कर पाता है, तो उस केस में गवर्नमेंट उसको एक ऑप्शन दे देती है कि वो जो डिपॉजिट कर सकता है वो 24 लाख रुपए वो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर सकता है अपनी ITR को फाइल करने से पहले। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको आपको दोनों ही लाइनों का मतलब क्या है वो समझा देता हूँ। अब सपोज करें मैं एक फाइनेंशियल ईयर 21-22 का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो आप भी जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो रिटर्न जानी थी 31 जुलाई 2022 तक तो रिटर्न चली जानी थी। बट इस सेक्शन के अंदर भी गवर्नमेंट उसको ये बोलती है कि जो आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल की थी उस पर आपको जो कैपिटल गेन हुआ था 24 लाख रुपए का, उससे आपको जो नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है वो आपको 2 साल के अंदर खरीदनी है फ्रॉम द डेट ऑफ सेल। अब यहाँ मैं मान लेता हूँ कि उसने जो अपनी जो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल की थी जिसपे उसको 24 लाख का प्रॉफिट हुआ था वो उसने सेल करी 25 मार्च 2022 को। तो अब उसने जो ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड सेल की थी वो 25 मार्च 2022 को की थी। अब उसको जो नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी थी अब वो 2 साल के अंदर खरीदनी थी, तो उसके पास 2 साल का टाइम है। तो कहने का मतलब उसके पास जो टाइम है वो 25 मार्च 2024 तक का टाइम है। तो 2024 तक का टाइम उसको गवर्नमेंट ने दिया हुआ है नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने का। बट अब यहाँ होगा क्या, अब यहाँ देखिए उसको फाइनेंशियल ईयर 21-22 में तो 24 लाख का प्रॉफिट हो गया, कैपिटल गेन हुआ उसको। अब उसको रिटर्न फाइल जब वो करने जाएगा 31 जुलाई 2022 को, तो वहाँ पर इसको ये जो 24 लाख का कैपिटल गेन है वो दिखाना पड़ेगा। बट उसने प्लॉट तो खरीदा नहीं है, वो नया जो एग्रीकल्चर लैंड है वो तो खरीदी नहीं है, क्योंकि उसके पास 25 मार्च 2024 तक का टाइम है। तो 31 जुलाई तक उसने खरीदी नहीं थी। अगर खरीद लिया तो वेल एंड गुड, फिर तो उसको मिल ही जाएगा, बट उसने खरीदी नहीं है। तो इस केस में गवर्नमेंट उसको ये बोलती है तो आप ऐसा कीजिए, क्योंकि अगर आपने लैंड जो है वो खरीदी नहीं है और आप चाहते हैं जो आप रिटर्न फाइल करें उसमें आपको ये जो कैपिटल गेन 24 लाख का इस पर टैक्स ना लगे, तो आप कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम के अंदर ये पैसा डिपॉजिट करवा दीजिए जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं उससे पहले। अब सपोज करें वो
25 जून 2022 को अपनी रिटर्न फाइल कर देता है, तो 25 जून 2022 से पहले इस कैग्स के अंदर जो ये मेरा कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम है, इसके अंदर 24 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दे। तो इसके अंदर वो 24 लाख रुपए डिपॉजिट करवा देगा, तो ये मान लिया जाएगा कि जो है उसने उसी पर्पस के लिए जो है, जो उसको एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी है, उसी पर्पस के लिए पैसा डिपॉजिट करवाया है और उसको अकॉर्डिंगली उसका टैक्स का बेनिफिट उसमें दे दिया जाएगा, उससे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। बट यहाँ पर दोस्तों मैं ये भी बताता चलूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम के अंदर आपने पैसा डलवा दिया तो अब आपको एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड तो आपको जो है 25 मार्च 2024 से पहले तब भी खरीदनी है। अगर आप 25 मार्च 2024 तक एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद देंगे, कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में आपका पैसा पड़ा रहेगा, तो उस केस में वो 2024 में जाके आपको दोबारा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप 25 मार्च तक नहीं खरीदेंगे तो आपको कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम से वो पैसा निकलवा लेना है और 25 मार्च 2024 से पहले जो है न्यू एग्रीकल्चर लैंड जो है वो खरीद लेनी है। तो इसी तरीके से मैंने आपको फाइनली यही बताया था। इस तरीके से जो वो फार्मर है, वो किसान है, वो क्लेम कर सकता है एग्जम्पशन, जो भी कैपिटल गेन उसने जो है डिपॉजिट करवाया था ये कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में। और ये जो आपका अकाउंट ओपन होगा, ये किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर आप ये अकाउंट ओपन करवा सकते हो। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक जो भी आपके पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इनके अंदर आप जो है ये अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो ये तो बात हुई कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम की। अब हम देख लेते हैं कि जो आपने एक नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदी थी, अब सपोज करें आपने वो जो है नई एग्रीकल्चर लैंड आप खरीद चुके हैं। अब देखिए गवर्नमेंट यहाँ क्या कहती है, गवर्नमेंट आपको यहाँ बेनिफिट जो है वो ये दे रही है कि आप जो है जो ओल्ड एग्रीकल्चर लैंड आपके पास थी, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, उसको खरीद के आप उसको सेल करके आप एक नई एग्रीकल्चर लैंड खरीद लीजिए 2 साल के अंदर अंदर। तो अब क्या होता है कि लोग जो क्या होते हैं स्मार्ट बन जाते हैं ज़्यादा, तो उसमें क्या करते हैं वो कि उसने नई एग्रीकल्चर लैंड तो खरीद ली और टैक्स का बेनिफिट भी ले लिया और फिर क्या है उसको इमीडिएटली बेच भी देंगे वो। बट तो गवर्नमेंट जो है वो ये कहना चाह रही है यहाँ पर कि हम आपको ये जो बेनिफिट दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपने एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है। तो अब ये एग्रीकल्चर लैंड जो आपने खरीद ली है, आप अब इसको 3 साल से पहले फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज जो है सेल नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का जो पर्पस है वो पर्पस है आपको एग्रीकल्चर लैंड दिलवाना। ऐसा नहीं है कि आपसे बिकवाना एग्रीकल्चर लैंड उनका पर्पस है। तो इसलिए जो आपने एग्रीकल्चर लैंड, नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदी है, अब आप उसको एटलीस्ट 3 साल से पहले तो बेच नहीं पाएंगे। अब आगे हम ये देख लेते हैं कि अगर आप बेच देंगे तो क्या होगा। व्हाट हैपन विद 54B एग्जम्पशन इफ टैक्स पेयर सेल द न्यू एग्रीकल्चर लैंड। अब सपोज करें 3 साल के अंदर आप बेच देते हैं। वैसे तो आपको क्या है वो 3 साल के अंदर अंदर आपको बेचनी नहीं है। अगर आप बेचना चाहते हैं तो 3 साल के बाद ही बेचिए उसको। बट अगर आप बेच देते हैं तो फिर क्या होगा। तो अगर नई एग्रीकल्चर लैंड इज सोल्ड और ट्रांसफर्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से आपने क्या किया, 3 साल के अंदर आपने क्या किया, उसको सेल कर दिया। अब होगा क्या, अब होगा ये कि आपको जो सेक्शन 54B के अंदर 24 लाख रुपए की एग्जम्पशन गवर्नमेंट ने दी थी वो आपसे विड्रॉल कर ली जाएगी। विड्रॉल करने का मतलब होता है इसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। वो टैक्सेबल किस हिसाब से होगा वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। अब सेक्शन 54 इज विड्रॉन का मतलब है अब जो आपने ये जो नई एसेट परचेज की थी, जो आपने इसको सेल किया है, इसकी जो टोटल सेल वैल्यू है न्यू एग्रीकल्चर लैंड की, वो टैक्सेबल हो जाएगी आपको एज ए कैपिटल गेन आफ्टर रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन। उसकी जो कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन थी उसको लेस करने के बाद जो भी कैपिटल गेन आएगा। बट यहाँ जो कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन ली जाएगी वो क्या ली जाएगी, जो इसकी परचेज प्राइस थी और जो आपको सेक्शन 54B के अंदर एग्जम्पशन मिली थी वो लेस कर दी जाएगी। तो ये एग्जांपल मैं आपको आगे समझाता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अब देखिए मिस्टर राम है, उसने जो नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदी थी उसने वो फाइनेंशियल 21-22 में 80 लाख रुपए की सेल कर दी। और ये जो एग्रीकल्चर लैंड खरीदी थी इसने ये 45 लाख रुपए की खरीदी थी। ये देखिए मैंने यही एग्जांपल लिया है जो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ समझाया था। देखिए यहाँ मैंने जो फर्स्ट केस लिया था, ये जो नई एग्रीकल्चर लैंड इसने खरीदी थी यहाँ पे ये 45 लाख रुपए की एग्रीकल्चर लैंड खरीदी थी। तो ये जो एग्रीकल्चर लैंड यहाँ उसने खरीदी थी ये इसको एटलीस्ट 3 साल के लिए होल्ड करके रखनी चाहिए थी। बट उसने किया क्या, ये 45 लाख रुपए की जो उसने एग्रीकल्चर लैंड खरीदी थी ये इसने 21-22 में ही 80 लाख रुपए की सेल कर दी। तो उसने क्या, जो टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी थी 3 साल का लॉक इन पीरियड, वो उसने फॉलो नहीं किया। अब देखिए क्या होगा। अब तो सेल उसको कैपिटल गेन किस तरीके से अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए सेल कंसिडरेशन हुआ इसका लैंड का 80 लाख रुपए। अब जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वो थी 45 लाख रुपए। तो वैसे तो क्या होता है नॉर्मली 80 लाख में से आपको 45 लाख रुपए लेस हो जाने चाहिए थे और 35 लाख रुपए के ऊपर ही आपके 35 लाख रुपए के ऊपर ही आपको टैक्स लगना चाहिए था। कैपिटल गेन 35 लाख रुपए के ऊपर लगना चाहिए था क्योंकि आपका ये कैपिटल गेन था। बट अब गवर्नमेंट ये कहती है क्योंकि आपने 3 साल से पहले ही इस न्यू एग्रीकल्चर लैंड को सेल कर दिया, तो जो 24 लाख, ये देखिए एग्जम्पशन जो 54B के अंदर हमने आपको 24 लाख रुपए की दी थी, पहले जो 24 लाख रुपए की एग्जम्पशन दी थी हम उसको विड्रॉ कर लेंगे। और विड्रॉ करने का मतलब है ये जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी नई लैंड की, जो आपने ये खरीदी थी नई लैंड, उसमें से 24 लाख रुपए हम लेस कर देंगे और आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे वो केवल 21 लाख रुपए मान लेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो
24 लाख रुपए है, उस 24 लाख रुपए से आपका जो ये कैपिटल गेन है वो बढ़ जाएगा। तो आपका जो इस केस में 80 लाख में से 21 लाख लेस करेंगे तो आपका जो कैपिटल गेन आएगा 59 लाख रुपए आएगा। या आप दूसरी भाषा में आप बोल सकते हैं जो 35 लाख रुपए आपको एक्चुअल आना चाहिए था कैपिटल गेन, वो 24 लाख रुपए से गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया और अब आपके ऊपर वो 59 लाख रुपए के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगाएगी। तो कहने का मतलब आपसे एग्जम्पशन जो है विड्रॉ कर ली गई क्योंकि आपने टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो नहीं की 3 साल की। तो दोस्तों देखिए, मैंने बड़ी ही सरल भाषा में समझाने की आपको कोशिश की है इस टॉपिक को और बड़ा ही इजी रखने की कोशिश की है ताकि आपको बड़े ही इजी तरीके से समझ आ जाए। अगर आपके पास भी कोई एग्रीकल्चर लैंड है और आप सेल करते हैं तो किस तरीके से उसका बेनिफिट ले सकते हैं एग्जम्पशन का। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपके माइंड में कोई डाउट है इसको लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल so that you will get all the notification of my upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day. Take care.